नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश चुनाव का कल 7वां चरण यानी फाइनल राउंड है। कल शाम तक एग्जिट पोल आने लगेंगे और आपको देश और दुनिया में बैठे हुए चैनल, उनके एंकर और पत्रकार बताने लगेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। ओपिनियन पोल में आपको पता ही होगा किसकी सरकार बनेगी, तो जाहिर तौर पर एग्जिट पोल में भी वो लगभग उसी की सरकार बनाएंगे। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कल, जबकि 7वां चरण अभी होना बाकी है और 7वें चरण के चुनाव का समय कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा और उस बीच करीब 2.06 करोड़ मतदाता यानी 2 करोड़ 6 लाख मतदाता 9 जिलों की 54 सीटों पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। वह जो बड़ा हिस्सा है, आमतौर पर 2017 के चुनाव से पहले तक वह बसपा और सपा के बड़े हिस्सों में से एक रहा है। मतलब 54 सीटें, जिनमें जिले हैं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। सबसे पहले बात आजमगढ़ की। आजमगढ़ की जो विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों में से आप सिर्फ एक बीजेपी के पास है, बाकी सपा और बसपा के पास है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार वह सीट भी जिस तरह का दिखाई दे रहा है उसमें लौट नहीं पाएगा। ऐसे में पूरी उत्तर प्रदेश के इन 9 जिलों का जो 54 सीटों पर चुनाव है, वह उसी तरह से अपना रुख और रुझान बताने की उम्मीद रखता है जैसे अब तक के चुनाव में दिखाई दिया है। मूल बात यह है कि जो जनता को समस्याओं के वक्त में ताली और थाली बजवाते हैं, वह जनता से वोट मांगने के आखिरी चरण के चुनाव से पहले डमरू बजा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी की। उन्होंने कोरोना काल में जनता से ताली और थाली बजवाया था और अब जब लग रहा है कि जनता थोड़ी नाराज है, वोट कम देने वाली है, तो मंदिरों का प्रयोग, उसमें बैठने का प्रयोग, उसमें आने जाने का प्रयोग, माहौल भगवानमय, देवतामय कर देने का वह सब चल रहा है। आप सबको याद होगा कि पिछली बातचीत में मैंने आप सबको याद दिलाया था, पूरी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जब तुमकुही राज, फाजिल नगर या इस तरह के अन्य विधानसभाओं में मैं जा रहा था खड्डा, तो उन सभी जगहों पर यज्ञ के कार्यक्रम हो रहे थे। यज्ञ के कार्यक्रमों को लेकर यह सामान्य बात होती है कि आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप समझिए कि इससे फ़र्क पड़ता है चुनाव पर। उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री मंदिर में जाते हैं और घंटा बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका एक मैसेज होता है। उस मैसेज के बदौलत ही भाजपा इस पूरे चुनाव को जीतना चाहती है। उस धार्मिक माहौल के जरिए ही, वही उसकी 5 साल का क्रेडेंशियल भी है, वही उसकी ताकत और वक़्त और औकात भी है। उसी 5 साल का ये है कि कभी गाय, कभी गोबर, कभी तलाक, तो कभी जिहाद। इस तरह के शब्दों से ही पूरा उत्तर प्रदेश पिछले 500 वर्षों में गुजरा है और इन्हीं सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है। विकास को सिर्फ आप सड़कों पर नहीं देख सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव को से पहले जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, वह 3 तलाक का भी है, वह हिंदू मुस्लिम का भी है, वह धर्म का है, मंदिर मस्जिद का है, वह लव जिहाद का है। इसी 5-6 मुद्दों पर पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश के गुजरे हैं। आप सड़कों का जो विकास होता है, वह एक तरह का बाई प्रोडक्ट होता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में 5 साल में करोड़ों रुपए सांसदों और विधायकों के खाते में आते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका कुछ उपयोग होना चाहिए। तो ऐसे तो वो लूट-पाट सकते नहीं हैं, ऐसे तो बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ न कुछ सड़कें बने, कुछ नालियाँ बने और कुछ रोड बने, कुछ अस्पताल भी खुल जाए, कुछ स्कूल की दीवारों की मरम्मत भी हो जाए और थोड़ी बहुत बसें भी चलने लगें और ट्रेनों में भी लोग आने जाने लगें। इसलिए भारत में विकास होता है। लेकिन विकास के बीच में जो आबो हवा बहती है, लव जिहाद और 370 और 35A और हिंदू मुस्लिम नफरत, मूल बात यही होती है। पिछले 5 वर्षों में जो विकास की खेती की गई उत्तर प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश अब चुनाव की बेला में खड़ा है और कल आखिरी चुनाव है। और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिल्कुल भगवानमय हो गए हैं। हमारे देश के वह प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र द्वारा चुने गए हैं। उनका काम सभी धर्मों और सभी जातियों के विकास का है, उनकी रोजगार का है, उनकी नौकरियों का है, बिजली के बिल का है और किसानों के सांड द्वारा बर्बाद किए जाने खेत का है। लेकिन उन सब पर उनका ध्यान नहीं है। वह मानते हैं कि वह बेमतलब के मुद्दे हैं।
मुद्दा क्या है तो मंदिर में जाना और बड़ा सा डमरू बजाना, या मुद्दा क्या है कोरोना हो जाए, आफत आ जाए तो गो कोरोना गो करना, या उससे आगे बढ़कर ताली और थाली बजाना। अगर इस तरह से चुनाव मैनेज हुआ है और इस तरह से जनता को पढ़ाया लिखाया और सिखाया गया है और लोगों को भ्रम में डाला गया है, तो यकीन मानिए कि रिजल्ट भी इससे अलग नहीं आने वाला है। जिस देश में शिक्षा सिर्फ कहने का मुद्दा है, रोजगार सिर्फ बोलने का मुद्दा है, और जिस देश में महंगाई सिर्फ बदकही का सवाल है, उस देश में मुद्दे असल में वही हैं जिसको हम और आप महसूस करते हैं। थोड़ा सोचते हैं कि ये क्यों मुद्दे बनते हैं, लेकिन बने असल में वही हैं। भले हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग, स्टूडियो में बैठे लोग, माइक पर बोल रहे नेता ये कहते हैं कि नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई उत्तर प्रदेश में बड़े सवाल हैं। आप यकीन मानिए कोई सवाल नहीं है। मैं चिल्लूपार विधानसभा में था, गोरखपुर जिले की एक विधानसभा है, विनय कुमार तिवारी लड़ रहे हैं, वहाँ से हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं सपा के टिकट पर। वहाँ नौजवानों से सार्वजनिक बात कर रहा था। नौजवानों ने हूट करते हुए मुझे कहा बातचीत में कि आप रोजगार के सवाल को ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इससे पहले हम कलेक्टर थे, और आपको मैं सच बता रहा हूँ कि ये बात मुझसे कहने वाले वो सभी छात्रों की उम्र मुश्किल से 16 से लेकर 22 बरस की रही होगी, जिनके माँ बाप को हर रात में सपना आता होगा कि काश मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो जाता, प्राइमरी स्कूल का मास्टर हो जाता, या फिर दुकान ही खोल लेता, या फिर किसी मोबाइल की जगह पर ही नौकरी करने लगता। ये सारे सपने उनको आते होंगे, क्योंकि वह बच्चों का खर्च चला रहे हैं। जो मुझसे बोलने आए थे उनको रोटी मिली होगी उसी माँ के हाथ की, लेकिन वो गम नहीं है। वह गम खो देने के बाद जब चुनाव हो रहा है इस देश में, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आप समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। ये ज़्यादा सोचने की बात है कि चुनाव परिणाम आएंगे कैसे, किस तरह से आते हैं, कैसा माहौल बनाया गया है, और असल में मुद्दा क्या है। माइक के सामने जो लोग कहते हैं कि रोजगार बड़ा सवाल है, शिक्षा है, महंगाई है, आप यकीन मानिए जैसे ही माइक हटता है उसके बाद उनके लिए भी जाति, धर्म, संप्रदाय, गुंडागर्दी ही प्रश्न बन जाता है। तो बहुत साफ है कि जिस तरह की चीज़ें पहुंचाई गई हैं, रिजल्ट में भी वह चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में गरीबों के बीच जब आप पहुंचते हैं तो उनमें दो बातें कहते हैं वो, एक तो उन्हें अनाज मिल रहा है और दूसरा गुंडागर्दी कम हुई है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किए गए, जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा लड़कियों पर अत्याचार है, जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार है, जिस प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार है, उस प्रदेश में अगर गरीब जनता कानून और व्यवस्था से खुश है तो मुझे वह याद आता है हाटा का नौजवान जो कि ब्लाइंड था और उसने लोकसभा चुनाव 2019 में मुझसे ही बातचीत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के वह कामों से बेहद खुश है। मैंने पूछा कि आखिरकार आप किन कामों से खुश हैं, तो उसने मुझसे कहा कि मोदी जी के स्वच्छता अभियान से मैं बहुत खुश हूँ। वह एक अंधा आदमी जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता, वह अगर प्रधानमंत्री के मोदी जी के स्वच्छता अभियान से खुश है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वो नौजवान जो मुझसे कह रहे थे कि आप रोजगार पर तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे इससे पहले हम कलेक्टर थे, तो इन दोनों का तालमेल समझिए। उसकी यात्रा, यानी जो वह आंख से अंधा युवा था, वह युवा जो कि मोदी जी की स्वच्छता अभियान को देख रहा था, वही युवा एक्सटेंशन करता है और यहाँ आता है और कहता है कि आप तो ऐसे रोजगार के सवाल पूछ रहे हैं जैसे हम इससे पहले कलेक्टर थे। इसलिए इस तालमेल को समझिए, और इस तालमेल को समझते हुए कल शाम से आने वाले एग्जिट पोल के रहस्य को भी आपको समझना चाहिए। दिल पर पत्थर रखिए या फूल रखिए, लेकिन यकीन मानिए कि जब तक चुनाव में उठने वाले मुद्दों की ग्राह्यता नहीं बदलती है, जब तक दिल से चुनाव में रोजगार, शिक्षा, महंगाई, अपराध और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार प्रश्न नहीं बनता है, जब तक आपके लिए अपने घर की रोटी बड़ा प्रश्न नहीं बनता है, तब तक वह लोग नहीं चुने जाएंगे जिसकी आप उम्मीद अपने बातचीत, अपनी सोच समझ में करते हैं। इसलिए कल का 54 सीटों पर 9 जिलों का जो चुनाव है, उसमें सुबह 7 बजे से 6 बजे के बीच जो वोट पड़ना है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डमरू का असर भी रहेगा। चीलम पर साइकिल भारी पड़ेगी कि साइकिल पर चीलम भारी पड़ेगा, यह सब आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर देखिएगा कि
जैसे मुद्दे बने हैं उन मुद्दों के बीच जो रिजल्ट आएगा या जो अपेक्षित दिखाई दे रहा है उसमें हो सकता है कि हम सबकी उम्मीदों का रिजल्ट आपको न दिखाई दे। खासकर जो ईमानदार लोग हैं, राजनीति में शुचिता चाहते हैं, राजनीति में बेहतर नेता चाहते हैं और हो सकता है राजनीति में जो मुद्दों की राजनीति चाहते हैं उनके हिसाब से भी उस तरह का रिजल्ट न आए। लेकिन बदलाव की आहट, मजबूत विपक्ष की आहट आपको जरूर दिखाई देगी, चाहे सत्ता विपक्ष में बैठे चाहे विपक्ष सत्ता में बैठे। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो चुनाव हुआ है उसका जो पूरा प्रोसेस है, उन सब चुनाव में सरकारी मशीनरी का जो रोल है वह थोड़ा निराश करता है। यह बात 7वें चरण के चुनाव में कहनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुनाव खत्म होते होते रिज़ल्ट की उम्मीद की जाने लगेगी और हम सब पत्रकार आपको बताएंगे बैठकर कि ये रिज़ल्ट इसलिए नहीं आया कि ये हुआ, ये रिज़ल्ट इसलिए नहीं आया कि ये हुआ। और बहुत सारे दावेदार जो अभी सपा को जिता रहे हैं या भाजपा को जिता रहे हैं वो कल्टी और पलटी मार जाएंगे क्योंकि वह रिजल्ट नहीं आएगा जो हम सब सोच रहे हैं। क्योंकि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को धन बल, संप्रदाय बल और सबसे बड़ी बात धर्म बदल ने बदल दिया है। धार्मिक मतांधता इंसानों के भीतर, वोटरों के भीतर इस कदर बैठी है कि जो आदमी जिसको बोल रहा है कि वोट देंगे वो उसको वोट देगा, इसमें बड़ा संशय है। और सबसे बड़ा संशय ये है, आप लोग भी इस बात पर कल के बाद यकीन करेंगे कि जो साइलेंट वोटर है आमतौर पर विपक्ष में होता है, विपक्ष का होता है, लेकिन इस बार का साइलेंट जो वोटर है वह कुछ अलग खेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, कल सुबह जाइए, वोट डालिए 54 सीटों के प्रिय मतदाता। और साथ ही जो जिन 9 जिलों में चुनाव हैं उनका भी ध्यान रखना होगा और कोशिश ये हो कि लोकतंत्र में बेहतर चुनाव हो। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।